हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमपी परीक्षा पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री एमपी पटवारी के लिए। केमिस्ट्री हमने शुरू ही की है और केमिस्ट्री में हम लोग बहुत ही बेसिक टॉपिक से शुरुआत कर रहे थे। टॉपिक का नाम है तत्व यौगिक मिश्रण, जहां पर हम लोगों ने पिछली क्लास में ये जाना कि एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है, मिक्सचर कैसे पहचाने, मिश्रण को कैसे पहचाने, कंपाउंड और मॉलिक्यूल यौगिक और अणु को कैसे पहचाने, कैसे उनके अंदर अंतर करें। ये सारी बातें इनकी डेफिनेशंस के साथ और इनके एग्जाम्पल्स के साथ हमने पिछली क्लास में जो है कवर की। आज की क्लास में जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, चलते हैं बिना किसी देरी के, बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहां हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक बात। देखिएगा, जो तत्व है, तत्व शब्द या कहेंगे एलिमेंट जो टर्म है, एलिमेंट जो टर्म है को 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने दी। किसने दी है? रॉबर्ट बॉयल ने दी है। ठीक है। इसी तरह हिंदी में जब कहा जाता है परमाणु शब्द, परम है जो अणु, सबसे मूल कण, है ना, तो परमाणु शब्द जो है एक भारतीय साधु महर्षि कणाद जी ने दिया। और जब बात करी जाती है इंग्लिश में टर्म एटम, तो एटम जो टर्म है ये एक साइंटिस्ट के द्वारा, एक दार्शनिक के द्वारा दी गई, जिसका नाम था डेमोक्रिटस। क्या नाम था? डेमोक्रिटस। ठीक है। तो ये सबसे पहले याद रखिएगा, तत्व के बारे में, परमाणु के बारे में, एटम के बारे में। तो हमने सबसे पहले क्या बात की है? हमने पदार्थ के स्वरूप पढ़े, हमने फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस पढ़ा। तो पदार्थ के स्वरूपों में हमने क्या बात की? पदार्थ तत्व के रूप में पाया जा सकता है, पदार्थ अणु के रूप में पाया जा सकता है, मॉलिक्यूल के रूप में, पदार्थ मिक्सचर के रूप में पाया जा सकता है, मिश्रण के रूप में, और पदार्थ कंपाउंड के रूप में पाया जा सकता है, यौगिक के रूप में। परमाणु, परमाणु भी है लेकिन परमाणु तो स्वतंत्र पाया ही नहीं जाता। तो पदार्थ के जो स्वरूप हैं, जिन रूपों में पदार्थ पाया जाता है इस नेचर में, वो चार फॉर्म सी हो गई। इनमें हमने डिस्कस किया था कि जो आपका मिक्सचर है वो अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण कैसा पदार्थ है? अशुद्ध। बाकी के सारे कैसे पदार्थ हैं? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है। और सबसे शुद्धतम, सबसे ज्यादा शुद्ध कौन सा है? तत्व है। ठीक है। इनकी बात हम लोगों ने कर ली थी। ओके, ये कल हम चर्चा कर चुके थे। आज की कक्षा में इसी चर्चा को आगे लेकर जाना है। अब गौर कीजिएगा, यहां तक तो बात हुई पदार्थ के स्वरूप की। अब हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ किन किन अवस्थाओं में मिलता है। तो अब हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, उसके बाद टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे। स्टेट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की अवस्थाएं। जब आप पदार्थ की अवस्थाओं की बात करोगे तो यहां पर सबसे पहले बात करोगे सॉलिड, उसके बाद बात करोगे, अच्छा मैं इस तरह ना पढ़ाकर आपको जो है पदार्थ की अवस्थाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, और अवस्थाओं को हम लोग किस तरह पढ़ेंगे मैं इधर लिखूंगा। पदार्थ की, ऊपर ही ऊपर लिखने वाला हूं, पदार्थ की अवस्थाएं। और पदार्थ की अवस्थाओं में आप क्या पढ़ेंगे? स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है। देखिएगा, जैसे अब पदार्थ की अवस्थाओं का मतलब, जैसे वाटर, वाटर एक क्या है? वाटर एक अणु भी है, जल, जल एक अणु भी है और एक यौगिक भी है ना। हमने बोला था कि वाटर H2O, और जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु मौजूद हों उसको क्या बोल दिया जाता है? उसको यौगिक भी कह दिया जाता है। तो वाटर इज अ मॉलिक्यूल एज वेल एज अ कंपाउंड, एक अणु भी है साथ में एक यौगिक भी है। अब जल जो है वो तीन अवस्थाओं में मिलता है, आपको पता है। सॉलिड अवस्था में मिलता है बर्फ के रूप में, लिक्विड अवस्था में मिलता है पानी के रूप में, और गैसीय अवस्था में मिलता है भाप के रूप में, जलवाष्प के रूप में। ठीक है। तो पदार्थ एक ही है लेकिन उसकी स्टेट्स अलग अलग हो गई। तो उस बेस पर हम पदार्थ को कितनी स्टेट्स में बांट रहे हैं यहां पर?
सबसे पहले तो इनिशियली 3 स्टेट्स में बांट रहे हैं। सॉलिड, सॉलिड को कह दिया है पदार्थ की ठोस अवस्था। दूसरी लिक्विड, लिक्विड को कह दिया द्रव अवस्था। और तीसरी गैस अवस्था। ठीक है, सबसे पहले इन तीनों का कंपैरिजन पढ़ते हैं, उसके बाद में जानकारी आगे बढ़ाएंगे। देखिए सॉलिड, सॉलिड की बात करें, सॉलिड वो होते हैं जिनका आकार भी निश्चित रहता है और जिनका आयतन भी निश्चित होता है। ना आकार बदलता है ना ही आयतन बदलता, आकार आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। साइज, शेप और वॉल्यूम दोनों क्या रहते हैं, निश्चित रहते हैं। ठीक है, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। लिक्विड को आप जैसे पात्र में डालेंगे उसी का आकार ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो अभी भी क्या है, फिक्स है। 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर आप उसे ग्लास में डाल देंगे तो ग्लास की शेप लेगा, अगर आप उसे जग में डालेंगे जग की शेप लेगा, अगर आप उसे किसी प्याली में डालेंगे, किसी कह सकते हैं किसी पॉट में, किसी बर्तन में डालेंगे, है ना, तो उसका शेप लेगा, है ना। लेकिन जब गैस की बात करी जाए तो यहां पर आकार भी अनिश्चित है ना, और आयतन भी अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि गैसें जैसे ही आपने खुला छोड़ा, गैसें क्या करने लग जाती है, बोलो, प्रवाहित हो जाती हैं, गैसें जो है हवा में उड़ जाती हैं। ठीक है, तो आकार आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो पदार्थ की शुरुआत में 3 अवस्थाएं जो थी वो ज्ञात थी। सबसे पहले बात की आपने सॉलिड की, सॉलिड में क्या हुआ है बताइएगा। सॉलिड में हमने पढ़ा है कि आकार आयतन दोनों ही डिटरमाइंड है, निश्चित है ना। लिक्विड में आकार आपका चेंज हो जाता है पॉट के हिसाब से, पात्र के हिसाब से, लेकिन वॉल्यूम आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और गैस में आपका वॉल्यूम और जो शेप है दोनों ही क्या हो जाते हैं, आपके चेंज हो जाते हैं। ठोसों में जो पार्टिकल्स है वो पास पास होते हैं, पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो सघनता, डेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। तो ठोसों की डेंसिटी क्या होती है, ये यहां पर पार्टिकल्स थोड़े दूर चले जाते हैं, है ना, इसलिए घनत्व थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और यहां पार्टिकल्स अत्यधिक दूर चले जाते हैं, काफी दूर चले जाते हैं, इसलिए इसकी जो डेंसिटी है सॉलिड लिक्विड गैस में क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है ना। क्लियर? अच्छा, ये कण पास पास क्यों है, क्योंकि जो कणों के बीच में जो अंतराणविक बल है, कणों के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज हैं, अंतराणविक बल, वो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग हैं। कौन से बल, इंटरमोलिक्यूलर, कौन से फोर्स बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर, वो इनके अंदर क्या है बताइए, स्ट्रॉन्ग है। इनके अंदर वीक है, और इनके अंदर बताओ सबसे क्या है, वो सबसे वीक है। ठीक है, इसलिए इनके पार्टिकल्स दूर दूर पाए जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात साबित हुई। अब चलिएगा दोस्तों, लिक्विड और गैस, इन दोनों के लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है जिससे बोला जाता है तरल। क्या बोलते हैं, फ्लूइड। ठीक है, तो याद रखना तरल शब्द उनके लिए काम में लिया जाता है जो प्रवाहित होते हो। लिक्विड भी प्रवाहित होते हैं, गैस भी प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा तरल शब्द का यूज लिक्विड और गैस दोनों के लिए किया जाता है। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है? चलिए, अब ये 3 अवस्थाओं के बाद पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसका नाम दिया गया प्लाज्मा। दोस्तों प्लाज्मा कब होती है, गैसों की अति उच्च ताप पर आयनित अवस्था, गैसों की अति उच्च ताप पर आयनित अवस्था। आयनित का मतलब आयोनाइज्ड। अगर आप गैसों को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रख देंगे तो गैसें क्या हो जाएंगी, आयोनाइज्ड हो जाएंगी। ये कहां पाई जाती है अवस्था, सूर्य पर पाई जाती है, सूर्य पर पाई जाती है, तारों पर पाई जाती है, क्योंकि वहां पर सूर्य और तारों पर टेम्परेचर कितना है, भाई सूर्य की बात करें वहां पर हाइड्रोजन हीलियम गैस है, और वहां पर टेम्परेचर कितना है, 10 की पावर 7 केल्विन। बताओ, इतना ज्यादा टेम्परेचर वहां पे गैसें किस अवस्था में आती हैं, आयोनाइज्ड फेज में, है ना। इसके अलावा जो प्रतिदीप्ति नलिका है, प्रतिदीप्ति नलिका, प्रतिदीप्ति नलिका का मतलब क्या हो गया, जो आपके फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, या कह सकते हैं जो आपके ट्यूबलाइट्स होती हैं, है ना, जो आपके प्रतिदीप्ति नलिकाएं हैं, जो आपके ट्यूबलाइट्स हैं, उनमें आपको कौन सी अवस्था मिलेगी पदार्थ की,
ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे पदार्थ की कौन सी अवस्था दिखेगी, यहाँ पे पदार्थ की जो अवस्था दिखेगी वो दिखेगी प्लाज्मा। तो आपसे पूछा जाए ट्यूबलाइट में पदार्थ की कौन सी अवस्था पाई जाती है, ठीक है, कौन सी अवस्था ट्यूबलाइट के अंदर, तो आप बोलेंगे ट्यूबलाइट में पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था मिलती है, ठीक है। देन आफ्टर एक अवस्था और है जिसका नाम है बीईसी। बीसी को बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था, ठीक है। और ये अवस्था कौन सी होती है, जो हिग्स बोसोन कण है, हिग्स बोसोन कण को निम्न ताप पर रखने पर प्राप्त अवस्था। जो हिग्स बोसोन पार्टिकल हैं उनको अगर निम्न ताप पर रख दिया जाए, हिग्स बोसोन पार्टिकल को निम्न ताप पर रख दिया जाए तो उसको वहां रखने पर जो प्राप्त अवस्था है उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा, 1 सेकेंड में इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूं, ये भी थोड़ा बैलेंस हो जाए, क्योंकि कॉर्नर जो है दिख नहीं पा रहा है ना, तो यार चलो, तो यहां पे क्या करेंगे, 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा रूम बनाता हूं ताकि हम लिख पाए इसको। एक चार्ट में पूरा आ जाए तो ज्यादा बेटर है ना। देखिए ये चौथी अवस्था, ये पांचवी अवस्था, पीई सी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसे प्राप्त होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, लीजिए मैं प्राप्त करके बताता हूँ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हिग्स बोसोन कण को, कौन सा कण, थोड़ा डिटेल में मैं जानकारी अभी आगे दूंगा इसी में, हिग्स बोसोन कण को अति निम्न ताप, अति निम्न ताप पर रखने पर प्राप्त क्वांटम अवस्था। यानी कि आपसे पूछा जाए कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, तो एक पार्टिकल है जिसका नाम है हिग्स बोसोन, जिसको ईश्वरीय पार्टिकल, गॉड पार्टिकल कहते हैं। हिग्स बोसोन कण को अगर आप किस टेम्परेचर पर रख देंगे, बहुत लो, वेरी लो टेम्परेचर, वेरी माइनस टेम्परेचर पे आप रख देंगे तो आपको एक अवस्था प्राप्त होगी, उसका नाम क्या है, बीईसी। अब याद रखना है आपको कि सॉलिड, लिक्विड, गैस प्लस प्लाज्मा, ये अवस्थाएं नेचुरल हैं, ये अवस्थाएं प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, ठीक है। जबकि जो बीईसी है वो कैसी अवस्था है, वो आर्टिफिशियल स्टेज है, उसको लेबोरेटरी में ही प्राप्त कर सकते हो, प्राकृतिक रूप से अवेलेबल नहीं है। लेकिन प्लाज्मा अवस्था प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है सूर्य और तारों पर, नेचुरली अवेलेबल है, जबकि बीईसी अवेलेबल नहीं है, बीईसी को हमने गेन किया है, ऑब्टेन किया है लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखनी है बात, आपसे पूछा जाए पदार्थ की 5 अवस्थाओं में से कितनी अवस्थाएं हैं जो नेचुरली हमें देखने को मिलती हैं, तो 4। बीईसी जो है वो आपके नेचुरली अवेलेबल नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बात की कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें घनत्व की, तो ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा, लिक्विड्स का और कम, गैसेस का और कम। देखा जाए तो प्लाज्मा की डेंसिटी और भी कम होती है, क्यों, क्योंकि प्लाज्मा में टेम्परेचर और ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इससे पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो गैसों को आयनीकृत करोगे प्लाज्मा बन जाएगा, प्लाज्मा को निरायनीकृत कर दोगे, डी आयोनाइज कर दोगे, क्या बन जाएगा, वापस से गैस बन जाएगी, ठीक है। और हिग्स बोसोन पार्टिकल को बहुत लो टेम्परेचर पर जब आप डाल देते हैं तो क्या बन जाता है वहां पे दोस्तों बन जाती है प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या, कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, ठीक है, चलिएगा। ओके, अब सुनना मेरी बात, काम की कुछ बातें अब सुनिएगा दोस्तों। आपसे पूछा जाए प्लाज्मा अवस्था की खोज, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था की जो खोज हुई ये 1879 में विलियम क्रुक्स ने की, विलियम क्रुक्स। और नामकरण जो है ये 1928 में लैंगम्यूर ने दिया, लैंगम्यूर, ठीक है।
पीईसी की बात करते हैं, देखिए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका जो सिद्धांत है और इसकी जो भविष्यवाणी है, का जो प्रिडिक्शन है, वो किया था एक भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो वर्ड है ना, उसमें बोस का मतलब ये, इन्होंने बोसोन कण खोजे थे, बोसोन कण, और इन्होंने ये कहा था कि ये बोसोन कण जो है ना एक नई अवस्था की खोज में मदद करेगा। इन्होंने कहा था कि बोसोन पार्टिकल एक नई स्टेज को खोजने में मदद करेगा। इस भविष्यवाणी का समर्थन किया आइंस्टीन ने, इसीलिए आइंस्टीन नाम भी जुड़ा, आइंस्टीन। उसके बाद 1955 में एरिक कॉर्नेल और कॉर्ल वीमन, एरिक कॉर्नेल व कॉर्ल वीमन नाम के व्यक्ति ने रूबिडियम की गैस को, रूबिडियम की जो गैस होती है उसको 170 नैनो केल्विन ताप, 170 नैनो केल्विन ताप पर रखकर गैसियस कंडेंसेट, गैसीय संघनन अवस्था प्राप्त की, गैसियस कंडेंसेट अवस्था प्राप्त की। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आपने गैस को, रूबिडियम गैस को किस टेम्परेचर पर रखा, 170 नैनो केल्विन टेम्परेचर पर। देखा जाए तो ये लगभग लगभग माइनस के अंदर देखा जाए तो 170 नैनो केल्विन का मतलब है लगभग लगभग 0 केल्विन के नजदीक, एकदम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप के आसपास। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर पर। और 2022 में पीटर हिग्स ने हिग्स बोसोन खोजा, हिग्स बोसोन को खोजा, और हिग्स बोसोन को खोजने के बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो अवस्था है वो क्या हो गई, यहाँ पे डिक्लेयर हो गई है ना। बोसोन कण तो पहले से ही चल रहे थे। इसके बाद हिग्स बोसोन ने, जैसे ही पीटर हिग्स ने हिग्स बोसोन की खोज की, तो इसके बाद क्या हुआ, इसकी काफी समय से खोज चल रही थी, इसको बोला गया ईश्वरीय कण, गॉड पार्टिकल। और इस ईश्वरीय कण से ही पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है क्या करी गई, खोजी गई, और उसका नाम रख दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बारे में। ठीक है, जो भी हिस्ट्री है वो बिल्कुल आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार यहां से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना। हिग्स बोसोन, गॉड पार्टिकल, वेरी वेरी फेमस, है ना। और पदार्थ की पांचवी अवस्था का जो डिक्लेयर है वो यहीं से किया गया था। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए ओके, अब बढ़ते हैं आगे मित्रों, और देखिएगा पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में और बातें जानने से पहले जानेंगे कि दोस्तों डेली शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच में एमपी पटवारी की आपकी तैयारी के लिए परीक्षा एप्लीकेशन पर सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री एकदम भंडारा है ना। और इसमें क्या होगा कि इसमें आप परीक्षा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां पर आप मध्य प्रदेश जिला, स्टेट सेलेक्ट करके अपना जिला चुने। जिला चुनने के बाद आपसे एग्जाम पूछेगा, भाई किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो पीवी व्यापम एग्जाम सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद ये डेली डोज आपको होम पेज पे दिखेंगे, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं और इनमें आपके डेली डोज हैं। डेली 40 प्रश्न आपको 4 डेली डोजेस के माध्यम से हमारी टीम सिखाती है। आगे बात करें तो वही पीवी व्यापम एग्जाम कॉर्नर में जाके आप अपने डाउट्स भी हमसे पूछ सकते हैं। ये आपके रहे क्या बच्चों, सब्जेक्ट, और ये अपना डाउट कुछ भी लिख दीजिएगा कि सर जो भी आपकी भाषा है उसमें लिख दीजिएगा, हमारी टीम आपके सवाल का जवाब आपको देगी। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक, चलिएगा ओके। अब आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, ये जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे में क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। देखना, जब सॉलिड बदलता है लिक्विड में तो इसको बोला जाता है गलना, को मेल्टिंग कहते हैं, और ये जिस तापमान पर होती है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लिक्विड जब बदलता है गैस में तो इसके लिए दो वर्ड काम में लिए जाते हैं, एक वर्ड क्वथन काम में लिया जाता है, दूसरा वाष्पन काम में लिया, एक वर्ड काम में लिया जाता है क्या, बॉइलिंग, और दूसरा वाष्पीकरण। एक वर्ड बॉइलिंग है
और दूसरा क्या बताइए, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। ठीक है, यहां तक ओके। गैस जब बदलती है लिक्विड में तो दोस्तों इसे बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, और जब हम बात करें लिक्विड बदलता है सॉलिड में तो इसे बोलते हैं फ्रीजिंग, इसे बोलते हैं हिमीकरण। ठीक है, अब सुनना, कभी कभी जनरली जब सॉलिड को आप गर्म करेंगे तो पहले लिक्विड बनता है फिर गैस बनता है, लेकिन कभी कभी सॉलिड सीधा किसमें चला जाता है भाई साहब, कभी कभी सॉलिड सीधा किसमें चला जाता है, गैस में चला जाता है। इसे बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा मैं, टेंशन ना लें आप। इसे कहते हैं सब्लिमेशन। और कभी कभी गैस से भी सीधा क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, इसे बोलते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन, निक्षेपण, डिपोजिशन। ऊर्ध्वपातन दर्शाता है जैसे आप गर्म करेंगे सीधा गैस में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डिपोजिशन का एग्जांपल की बात करूं तो देखो, जहां पर बर्फबारी हो रही हो, एकदम टेम्परेचर माइनस में हो, वहां पर जो बर्फीली ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो गैस है। बर्फीली ठंडी हवाएं एकदम क्या है, गैस। जैसे ही वो किसी बिल्डिंग की या किसी कार की खिड़की से टकराती हैं तो सीधा का सीधा वो गैस जो है वो बर्फ के ऊपर जमा होती है, सीधी, है ना, बर्फ के रूप में जमा होती है वो गैस। खिड़की से टकराते ही सीधा किसमें कन्वर्ट हो गई, सॉलिड में, तो डिपोजिशन है। ठीक है, अच्छा, अगर दोस्तों यहां सुनिएगा, अगर गैस बदल रही हो प्लाज्मा में, प्लाज्मा बदल रही हो गैस में, गैस का प्लाज्मा में बदलना होता है आयोनाइजेशन, क्या बोलते हैं, आयनीकरण। और प्लाज्मा का गैस में जो बदलना होता है उसे बोलते हैं डी आयोनाइजेशन, इसे बोलते हैं निरायनीकरण। तो अवस्थाओं का कन्वर्जन याद रखिएगा, एग्जाम में बड़ी परेशानी कर देता है। गैस को प्लाज्मा में बदलें, प्लाज्मा को गैस में बदलें, किस प्रकार से कन्वर्जन होगा याद रखिएगा, किस प्रकार से, याद रखिएगा। चलिए चलिए बोलिएगा। यहां तक ठीक है? चलिएगा, यहां तक ठीक। चलो, अब दोस्तों होगा क्या कि जब आपसे पूछा जाता है, एक वर्ड देखिएगा यहां पे आपके सामने, एक वर्ड है वाष्पीकरण, ठीक है, और क्वथन। तो यहां पे थोड़ा सा वर्ड को हम लोग इलेबोरेट करेंगे। देखिए, देखो, 1 सेकेंड। हमने ऊपर देखिए, जब लिक्विड को गैस में बदला जाता है तो वहां पर 2 वर्ड हमने यूज में लिए हैं। ठीक है, यहां गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्पीकरण वर्ड भी आता है, तो देखा जाए तो वाष्पीकरण के ही 2 रूप हैं, एक है क्वथन और दूसरा है वाष्पन। ठीक है, इसको बोला जाता है वेपोराइजेशन। इसके लिए 2 वर्ड काम में लिए जाते हैं, एक तो बॉइलिंग और दूसरा क्या, इवेपोरेशन। और वाष्पीकरण में हमेशा गैस किस में जाती है, लिक्विड किस में जाता है, लिक्विड जाता है गैस में। ठीक है, दोनों में यही होगा। अब सुनो, दोनों में डिफरेंस क्या है। यह क्वथनांक पर होती है, क्वथनांक पर होती है। क्वथन की जो प्रोसेस है किस टेम्परेचर पर होगी, बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट पर। और वाष्पन जो होता है ये किसी भी ताप पर संभव है, किसी भी ताप पर संभव है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस। भाई आपसे अगर पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वथन एंड वाष्पन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, तो आप क्या कहेंगे कि बॉइलिंग इज व्हेन देन अ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस ऑन बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्पन और क्वथन में अंतर पूछा जाए तो क्या कहेंगे कि क्वथन क्वथनांक पर होगा,
है ना। बॉइलिंग तब होगी जब बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। हर पदार्थ का, हर लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिक्स होता है ना। और वो बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही मिला, उस बॉइलिंग पॉइंट पर आपका जो लिक्विड है वो गैस में बदल जाएगा। उसको क्या बोलेंगे आप? तो बॉइलिंग कहेंगे। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी ताप हो, बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो, है ना, और उस ताप पर भी जो लिक्विड है वो किस में बदल रहा है? गैस में। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वाष्पन। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? अब सुनना, एक्चुअली जब वाष्पन की बात करते हैं तो वाष्पन के लिए आपको क्या करना होता है? बहुत सारी ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, यहां पर तो आपको 100 डिग्री पर क्या करना है? गर्म करना है। लेकिन यहां पर क्या करनी है? आपको बहुत सारी ऊष्मा देनी है, क्योंकि वाष्पन में गुप्त ऊष्मा चाहिए होती है, लेटेंट हीट चाहिए होती है। तो पसीना आना, पसीना, स्वेटिंग, है ना, मटकी में पानी ठंडा, मटकी में पानी ठंडा किस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं? वही वाष्पीकरण या वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा। क्यों? समझना, देखो पसीना कब आ रहा है? जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा और बॉडी का टेम्परेचर कम, तो एनवायरनमेंट से हीट हमारी बॉडी में जाने लगेगी। ठीक है, तब होगा क्या? तब हमारी बॉडी में जो लिक्विड है उसको किस में बदला जाएगा? वाष्प में। और आपने पढ़ा होगा जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम वाटर को पानी में बदलने के लिए, 1 ग्राम वाटर को वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो सोचिए, जब बॉडी का जो पानी है अंदर का, जब वो पसीने में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे पर ग्राम 540 कैलोरी जो हीट है वो कंज्यूम होती है। और जब हीट कंज्यूम होती जाती है तो धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो पसीना आने से कूलिंग क्यों होती है? पसीना आने से कूलिंग इसलिए होती है क्योंकि पसीना वाष्पन प्रक्रिया है, वेपोरेशन। और वाष्पन तब होगा जब आप उसे गुप्त ऊष्मा देंगे, लेटेंट हीट देंगे। पानी के 1 ग्राम को वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर कम है, बाहर से हीट आपकी बॉडी में जाएगी, आपको गर्मी लगेगी, अब आप बॉडी को कूल करना चाहते हैं, है ना। पंखा, एसी वगैरह आपके पास उस वक्त है नहीं, तो बॉडी की कूलिंग के लिए हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो क्या होगा? वो पसीना स्टार्ट होगा। पसीना स्टार्ट होगा तो पसीने में पानी कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? वेपर में, वाष्प में, है ना। और जब वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है तो पर ग्राम पानी को वाष्प में बदलने के लिए कितनी एनर्जी? 540 कैलोरी हीट आपकी क्या होगी? कंज्यूम होगी। तो जैसे 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 जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट होकर पसीने के रूप में बाहर आएगा, वैसे वैसे बॉडी की जो हीट है वो कंज्यूम होती जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। दैट्स वाई आप क्या महसूस करते हैं? ठंडापन महसूस करते हैं। और इसी कारण मटकी का पानी भी क्या होता है? ठंडा होता है, क्योंकि मटकी में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा पानी का क्या होता है? वाष्पन होता है। गांव में जो किसान होते हैं उनके पास एक मोटे कपड़े का बना एक कहते हैं एक पानी के स्टोरेज के लिए एक मोटे कपड़े का बना एक कह सकते हैं एक चीज पाई जाती है, उसको खगड़ा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में हमारी तरफ, है ना। उसमें पानी भरते हैं और उसको खेतों में जाके जाते हैं तो पेड़ वेड़ पे लटका दिया जाता है। जैसे जैसे हवा चलती है ना, वो पानी एकदम ठंडा हो जाता है। ठीक है, वो जो छगड़ा रहता है उसमें से नीचे बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, थोड़ी वो पूरा गीला हो जाता है ऊपर से धीरे धीरे करके, है ना। क्यों? क्योंकि वही पसीना आना, वाष्पन, और धीरे धीरे करके उसके एक किनारे से बूंद बूंद के रूप में थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता है। और जब वो पूरा गीला हो जाए ना ऊपर से, तब उसका ढक्कन खोल के अंदर से पानी पीना आप, भाई साहब चिल्ड एकदम। तो ये क्या है? वही वाष्पन प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है? पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है। तो आज क्या क्या जाना है? एक माइक्रो सेशन रहा है, देखिएगा। सबसे पहले बात की तत्व शब्द 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने दिया, परमाणु शब्द महर्षि कणाद ने, और एटम टर्म डेमोक्रिटस ने दी। पदार्थ के स्वरूप की बात करें तो पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था तत्व है। अणु और कंपाउंड भी शुद्ध अवस्थाएं हैं। मिक्सचर जो है वो कैसी अवस्था है सर? अशुद्ध अवस्था है। उसके बाद बात की हमने कि स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोथ, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठीक है, डिफरेंसेस बता दिए हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं बता दिए हैं। प्लाज्मा और बीईसी के बारे में कब कैसे खोज हुई वो भी हमारा जो जानकारी है वो भी हम कर चुके हैं। देन आफ्टर हमने बात की डेली डोज के बारे में। दोस्तों जरूर 7 से 10 के बीच में डेली जो है डेली डोजेस को एंजॉय कीजिएगा। उसके बाद डाउट्स के लिए परीक्षा एप्लीकेशन को अपडेट करके आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने बताया सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, गलन, है ना। लिक्विड को गैस में बदलते हैं, तो क्वथन और वाष्पीकरण की जगह यहाँ पे वाष्पन लिख दो, क्योंकि क्वथन और वाष्पन मिला के क्या बना लेते हैं? वाष्पीकरण।
तो जो प्रॉपर वर्ड है वो थोड़ा सा मैं चेंज करके, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया है भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, वाष्पन, इवेपोरेशन। दोनों में बस डिफरेंस इतना ही है कि वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है ना, और क्वथन जो होगा वो कब होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, है ना, पानी के लिए स्पेशली, मतलब क्वथन क्वथनांक पर होगा, वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है। ठीक है, गैस लिक्विड में बदलेगी, कंडेंसेशन लिक्विड सॉलिड में बदलेगा, तब हिमांक टेम्परेचर होगा, सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, यहाँ पे गलनांक होगा, है ना, क्लियर। कभी कभी सॉलिड सीधा गैस में चला जाता है, कभी कभी गैस सीधी सॉलिड में चली जाती है ना, तो भी मैंने नाम बताए। गैस जब प्लाज्मा में बदलती है तो आयोनाइजेशन, प्लाज्मा वापस गैस में बदलता है, डीआयोनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हमने बात की है किसके बारे में, बॉइलिंग और जो इवेपोरेशन है, दोनों के बीच में डिफरेंस पड़ा। देन आपको बात बताता हूं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कौन कौन शो करता है, देखिए कपूर, कपूर शो करता है, आयोडीन शो करता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड नौसादर बोलते हैं, नौसादर, ठीक है, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, सॉलिड CO2 बहुत पूछा जाता है, सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं। सुनना, सुनना बच्चों, ड्राई आइस, है ना, बिल्कुल शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों बिल्कुल बर्फ के जैसी लगती है, हथेली पर रखोगे धीरे धीरे करके पिघलेगी तो सही, मेल्ट तो होगी, लेकिन आपकी हथेली गीली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड है ना, वो सीधा किस में जाएगा, गैस में जाएगा। बहुत यूज है, और आजकल देखिएगा शादी समारोह में दूल्हे की एंट्री तो हमेशा से धमाकेदार होती है ना, बिल्कुल तलवार एकदम बांध के, घोड़ी पे बैठ के, बैंड बाजे के साथ तोप गोले छोड़ता हुआ भाई साहब दूल्हा आता है। दुल्हन बेचारी फीकी पड़ जाती थी, तो थोड़ा दुल्हन की एंट्री को भी शानदार बनाया ढोल नगाड़ों के साथ। आजकल उसको भी बग्गी में बिठा के लाते हैं, और तो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि दुल्हन जब आती है तो दुल्हन के रास्ते में दोनों तरफ मटके रख दिए जाते हैं, मटके, और उन मटकों में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 यानी ड्राई आइस को डाल के रख देते हैं। जैसे दुल्हन जब आती है तो उन मटकों में हल्का सा गर्म पानी डाल दिया जाता है। गर्म पानी से क्या होगा, वो ड्राई आइस गर्म होती है, और ड्राई आइस जब गर्म होगी तो वो सॉलिड है, सॉलिड से सीधा किस में जाएगी, गैस में। ठीक है, मटकों को ऐसे टेढ़ा करके रखा है, तो गैस जब वो निकलती है तो वो निकलकर CO2 जो होती है वो एयर से भारी होती है ना, वायु से भारी होती है, तो वो हमेशा नीचे बैठती है। तो जब वो मटकों से निकलती है तो नीचे गिरते गिरते वो दुल्हन का जो रास्ता है, उस रास्ते में वो पूरी की पूरी गैस, सॉलिड CO2 एकदम एकदम क्लीन, एकदम व्हाइट, एकदम धवल, एकदम सफेद सी जो वो धुआं है, वो वहां पर उसके रास्ते में बिछ जाता है, लाल जोड़े में, है ना। जो दुल्हन जब उसमें आती है तो दूल्हा, ऐसा लगता है दुल्हन नहीं, स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। तो सॉलिड CO2 का खेल है, आपने आजकल की शादियों में देखा होगा, जो आपको स्टेज पर दुल्हन के रास्ते में जो स्वर्ग जैसा धुआंमयी वातावरण दिखाया जाता है, वो सॉलिड CO2 और सब्लिमेशन का खेल है पूरा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, डेली लाइफ में बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हमने इन चर्चाओं को पूरा किया। आगे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि फाउंडेशन मैथ्स का कोर्स अस्त्र, कंप्लीट हिंदी का वज्र, कंप्लीट इंग्लिश नागपाश, कंप्लीट MP अंजलि का, कंप्लीट GS गांडीव, कंप्लीट रीजनिंग त्रिशूल, मैथ्स एडवांस दिव्यास्त्र, MP साइंस माइक्रो कोर्स, व्यापम कंप्यूटर, जनरल मैनेजमेंट, ये माइक्रो कोर्सेज जो हैं इनमें आपको जो है रिपब्लिक 74 कोड पर आपको 259 रुपीज में मिल रहे हैं। डिस्काउंट आज रात 31 जनवरी रात 12 बजे तक वैलिड है। ठीक है, इंक्वायरी नंबर देख लीजिएगा, बाकी जानकारी ले लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, परीक्षा प्रो यहाँ पर आपको जो है 5000 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको तैयारी करने के लिए मिलेंगे, है ना। और वर्ग 2 ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो, MP पटवारी, MP PSC प्री, MP फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रेरी, आबकारी कांस्टेबल, सारी एग्जाम्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। साथ में दोस्तों ये है हमारी यूट्यूब क्लासेस का शेड्यूल। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट को डिस्कस किया। कल की क्लास में हम लोग मिक्सचर्स के टाइप, कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स ये पढ़ेंगे, और अगर हो सका तो मिक्सचर्स के सेपरेशन के मेथड पढ़ के टॉपिक को खत्म करने का प्रयास करेंगे। नहीं हुआ तो एक क्लास और लेंगे, क्योंकि बेसिक है, बेसिक में कोई गुंजाइश नहीं, कोई कटौती नहीं। बड़े अच्छे तरीके से पढ़िएगा, मजा आपको आ रहा होगा इसका मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है।
है ना, और एंजॉय कर पा रहे होगे केमिस्ट्री के नए नए कंसेप्ट, केमिस्ट्री की नई नई बारीकियां। अब बिल्कुल जीरो से पढ़ोगे, छोटी छोटी रग को समझते हुए पढ़ोगे तो केमिस्ट्री खेल लगेगी, हलवा लगेगी, मेरा वादा है। आगे आपसे बात अगली कक्षा में करेंगे बच्चों, तब तक के लिए लेता हूं मैं आप सबसे विदा। टाटा बाय बाय।